क्या तुमने ऐसी रानी के बारे में सुना है जिसके महल में एक भी आईना नहीं था? भला आईने के बिना कोई रानी आखिर कैसे रह सकती है? वो अपनी सुंदरता को कहाँ और कैसे देख पाएगी? उस रानी ने अपने महल में एक भी आईना नहीं रखा था क्योंकि आईने से उसे खतरा था। अरे भाई क्या बेकार की बातें कर रहा है? भला आईने से किसी रानी को खतरा कैसे हो सकता है? तू पक्का इंस्टाग्राम पर कोई रील देख कर आया है और मुझे पागल बना रहा है। अरे नहीं भाई, इतना टाइम किसके पास है? लगता है तूने पॉकेट एफएम के बारे में नहीं सुना। मैं तो पॉकेट एफएम ऐप पर चलते फिरते कभी भी कोई कहानी सुन लेता हूँ। ले तू भी सुन उस रानी की कहानी। एक थी महारानी चिनाई जो राजस्थान के झुंझुनू में 800 सालों से राज करती थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर कैसे वो 800 सालों से जिंदा है, लेकिन लोगों को इस बात का शक जरूर था कि किसी तंत्र साधना के बल पर वो इतने सालों से जिंदा है। एक दिन उसके महल में आए एक नए सिपाही ने एक पुराने कमरे की सफाई करते हुए आईना निकालकर बाहर रख दिया, लेकिन जैसे ही उसे रानी चिनाई के आदेश के बारे में पता चला, उसने जल्दी से वो आईना ले जाकर महल के तहखाने में छुपा दिया। रानी चिनाई जैसे ही जंगल से शिकार करके वापस लौटी, एक अघोरी उससे मिलने आया और उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर चिनाई बेचैन हो गई और भागते हुए तहखाने में गई। वहाँ उसने एक पुराना संदूक खोला और उसके अंदर से एक काली किताब निकाली। चिनाई के कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो किताब इंसानों की तरह बातें करने लगी। ठीक उसी समय चिनाई की नजर तहखाने में मौजूद उस आईने पर पड़ी, जिसके बाद वो चीखने लगी। चिनाई का पीछा करते हुए एक बूढ़ी दासी भी तहखाने में पहुंची थी जो छिपकर उसे देख रही थी, पर जैसे ही उसने चिनाई का चेहरा आईने में देखा, वो डर के मारे वही बेहोश हो गई। क्यों, ये कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ गए ना? बस थोड़ी देर के लिए ये कहानी और सुन लीजिए, यकीन मानिए आप इसे पूरा सुने बिना नहीं रह पाएंगे। उस बूढ़ी दासी के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं पता चला। वो कहाँ गायब हो गई और उसके साथ क्या हुआ, ये कोई कभी भी नहीं जान पाया। पर एक दिन रानी चिनाई को एक शाप लग गया। बस फिर उसके बाद सब खत्म हो गया। तब से उसके राज्य के लोग कहाँ गायब हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। रानी चिनाई का सोने चांदी के नाम से जाना जाने वाला उसका महल एकदम खंडहर हो गया। रानी ने खुद को उस महल के तहखाने में कैद कर दिया। इस बात को 800 साल बीत गए, किसी ने रानी को नहीं देखा, पर कहते हैं कि रानी आज भी जिंदा है। इन सब बातों से अनजान दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाला दक्ष अपने दोस्तों के साथ राजस्थान के उसी झुंझुनू जा रहा था जहाँ रानी चिनाई का महल था। दोस्तों के लाख मना करने के बाद भी दक्ष सबको उस महल में लेकर जाना चाहता था। अचानक दक्ष अपनी जगह से उठा और कंडक्टर से जाकर पूछा, भैया ये सोना चांदी की हवेली और कितनी दूर है? दक्ष की बात सुन कंडक्टर के जैसे होश ही उड़ गए। चहल पहल वाली बस में एक डरावना सन्नाटा छा गया। बस में बैठे सभी लोग दक्ष को देखने लगे। तभी कंडक्टर ने डरते हुए दक्ष से पूछा, क्या क्या कहा भैया? कहाँ उतरना है आप लोगों को? अरे भैया सुनाई नहीं दिया क्या? सोना चांदी की हवेली और कहाँ? भैया मुझे इस रूट पर बस चलाते हुए इतने साल हो गए, आज तक कोई भी वहाँ जाना तो छोड़ो, उस जगह का नाम भी नहीं लेता। आप जानते हो ना वो जगह। कंडक्टर भैया आप क्यों टाइम पास कर रहे हो? सीधे सीधे टाइम बताओ ना, और कितनी देर? वरना भूत का तो पता नहीं, पर ये जो लड़कियां बैठी है ना पीछे, ये जरूर आपको खा जाएंगी। दक्ष की बात सुन कंडक्टर और वहाँ मौजूद एक बूढ़े काका ने एक दूसरे को देखा जैसे वो दोनों किसी आने वाली अनहोनी को भांप चुके हों, पर दोनों ये भी समझ चुके थे कि दक्ष को समझाना उनके बस की बात नहीं। इसलिए कंडक्टर ने मन मारते हुए कहा, देखो भैया हम आपको अगले स्टॉप पर उतार देंगे, वहाँ से कच्चा रास्ता निकलता है, वो आपको सीधा आपकी मंजिल तक पहुँचा देगा। उस महल में कोई नहीं जाता, इसलिए आपको वहाँ पैदल ही जाना होगा। अचानक बस का ब्रेक लगने की आवाज आई और कंडक्टर ने दक्ष और उसके दोस्तों को आवाज लगाते हुए कहा, भाई जी, ओ भाई जी, आपकी मंजिल आ गई, यहीं से उतर के आप लोगों को आगे जाना होगा। सभी दोस्त बस से नीचे उतर गए। दक्ष को ऐसे जाते देख कंडक्टर ने मन ही मन सोचा, पता नहीं क्यों इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा। भाई हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना? और तूने तो बोला था हमको तेरे मामा पिक करने आ जाएंगे, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। दक्ष अपने दोस्तों को ऐसी जगह ले आया था जिसका खौफ चारों तरफ था और वो खुद भी नहीं जानता था कि जिसको वो एक एडवेंचर ट्रिप समझ रहा है, असलियत में तो वो उसकी जिंदगी बदल देने वाली यात्रा होने वाली थी। तभी सड़क के एक कोने में उनको एक चाय की टपरी दिखी, जिसको देखते ही दक्ष और उसके दोस्त बहुत खुश हो गए। गाइस आखिरकार हम पहुंच गए, अब जल्दी हम उस पुराने महल में होंगे। दक्ष की बात सुन सभी दोस्त चाय की टपरी की तरफ गए। उस चाय वाले ने सभी को अजीब तरह से घूरा। तभी उसकी नजर दक्ष पर गई। दक्ष को देखते ही वो चाय वाला मानो कांपने लगा, उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, तू तेरे सिर पर खतरा मंडरा रहा है, चला जा यहाँ से, जितनी दूर हो सके चला जा, वरना कभी वापस नहीं आ पाएगा। ये सब 800 साल पहले तुझसे ही शुरू हुआ था, चला जा। चाय वाले की ऐसी बात सुन सभी दोस्तों के होश उड़ गए, पर दक्ष ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या है, मुझे डराना चाहते हो? ये क्या फालतू बातें बोले जा रहे हो? आंखों से जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। यहाँ पर बहने वाली हवा में भी शैतानी साया है। और तुझे क्या लगता है तू खुद यहाँ आया? तुझे तेरी किस्मत यहाँ खींच कर लाई है। चाय वाले की बात सुन दक्ष के दोस्तों को डर लगने लगा, पर दक्ष कहाँ मानने वाला था। उसने सबको समझाया। फिर थोड़ी ही देर में
वो लोग महारानी चिनाई के सोने चांदी के महल पहुंच गए। महल एक खंडहर बन चुका था और उसके चारों तरफ एक अजीब ही तरह की डरावनी सी वाइब आ रही थी। उस महल के आसपास कोई इंसान तो दूर, एक जानवर तक नहीं दिख रहा था। यार ये जगह तो बहुत ही अजीब लग रही है। दक्ष, मुझे लगता है कि हम लोगों को महल के अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ सच में कुछ तो बहुत अजीब है। अरे यार, तुम लड़कियां भी ना हर बात पर डरती हो। देखो कितनी दिलचस्प जगह है। आजकल शहर में ऐसा सब कहाँ देखने को मिलता है। दक्ष सभी दोस्तों को लेकर महल के अंदर चला गया। उस महल की सभी दीवारों पर एक बला की खूबसूरत रानी की तस्वीर लगी थी। भाई, क्या ये है यहाँ की महारानी चिनाई? यार ये तो सच में बला की खूबसूरत है। ये क्या लड़कों को मारती होगी? मैं तो खुद इसके लिए हंसते हंसते जान दे दूं। तभी दक्ष की नजर महल के अंदर जाने वाले तहखाने पर पड़ी। अरे फ्रेंड्स, वो देखो तुम्हारी महारानी चिनाई का जादुई तहखाना, जहाँ वो अपनी तंत्र क्रिया किया करती थी। चलो वहाँ चलते हैं। क्या पता महारानी चिनाई तुम लोगों का वहाँ इंतजार कर रही है। फिर सभी लोग उस तहखाने में पहुंच गए। नीचे जाते ही उनकी नजर एक संदूक पर पड़ी जो बहुत ही तंत्र मंत्र किए हुए ताबीज से बंधा हुआ था। मैं बोल रही हूँ, प्लीज हमें इसको नहीं खोलना चाहिए। अगर इसको ऐसे बंद किया गया है, मतलब जरूर इसमें कुछ तो है जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। पर दक्ष ने अपने मजबूत हाथों से पलक झपकते ही वो संदूक खोल दिया। संदूक खुलते ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। अचानक महल के बाहर मरे हुए चमगादड़ों की बारिश होने लगी। जैसे उन चारों दोस्तों ने उस संदूक के अंदर देखा, सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस संदूक के अंदर एक काली किताब थी जिस पर महारानी चिनाई की तस्वीर बनी हुई थी। जहाँ बाकी लोग डर रहे थे, दक्ष काफी एक्साइटेड था। अरे वाह यार, ये सब कितना एक्साइटिंग लग रहा है। मुझे किताब पढ़नी है। मैं भी तो जानूं कि आखिर जिस महारानी की कहानी को सुना सुनाकर सबने पागल कर रखा है, उसकी कहानी आखिर है क्या। फिर दक्ष और उसके दोस्तों ने काली किताब को निकालकर उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें मौजूद राजा का नाम पढ़ वो सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उस राजा का नाम ही दक्ष था, जो एक बहुत ही प्रतापी और वीर राजा था। झुंझुनू के आसपास एक पवित्र साम्राज्य हुआ करता था जो टुकड़ों में बटा था। टुकड़ों में बटा ये साम्राज्य राजा दक्ष के हाथ में था, जिनसे पूरी प्रजा प्यार करती थी। इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी दक्ष को पसंद करते थे। हर कोई दक्ष के राज में खुश था। उसी खुशी को दोगुना करने के लिए राजा दक्ष हर साल भैरव का ताबीज प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें कोई भी योद्धा भाग लेकर शक्ति के भैरव ताबीज को हासिल कर सकता है। लेकिन जब से राजकुमार दक्ष ने उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू किया, हमेशा जीत उनकी ही हुई। आज भी जैसे ही दक्ष ने मैदान में कदम रखा, हर तरफ से बस दक्ष के नाम के जयकारे होने लगे। दक्ष, दक्ष, दक्ष। मैदान के बीच आकर दक्ष ने अपना तीर चलाया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ काले बादल छा गए और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक आकाशवाणी हुई। आने वाला 1 महीना साम्राज्य के लिए काला इतिहास बन जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और राजकुमार दक्ष ने अगर संभल कर कदम नहीं बढ़ाए तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। दक्ष ने आकाशवाणी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दक्ष के पिता सोमगुप्त आकाशवाणी की बातें सुन परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत राजपुरोहित से इस बारे में बात की, जिसके बाद राजपुरोहित ने सोमगुप्त को इससे बचने का उपाय बताया। महाराज, आपको जल्द से जल्द राजकुमार दक्ष की शादी करनी होगी। ये सुनते ही राज दरबार में मौजूद एक आदमी का चेहरा खुशी से खिल उठा। ये कोई और नहीं बल्कि झुंझुनू की रानी चिनाई के पिता वीरभद्र थे। वीरभद्र ने बिना देर किए दक्ष की शादी चिनाई से करने का प्रस्ताव रखा। दक्ष के पिता सोमगुप्त भी इनकार नहीं कर पाए, जिसके बाद अगले ही दिन दोनों की शादी करा दी गई। लेकिन उस दिन अमावस की रात थी, वो रात जिस दिन काली शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। शादी के बाद जब दक्ष कमरे में दाखिल हुआ तो लाल जोड़े में लिपटी उसकी वो दुल्हन तंत्र साधना कर रही थी। उसके बाल बिखरे और हवा में लहरा रहे थे। उसका रूप किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था। तभी उसने हाथ से इशारा किया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर उसने दक्ष को देखते हुए कहा, मैंने काली दुनिया के देवता को जगाने के लिए आज एक विशेष पूजा रखी है। हर अमावस की रात मैं ऐसी पूजा करती हूँ, फिर एक जवान मर्द की बलि देती हूँ। आज अश्लेषा नक्षत्र की अमावस्या है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है दक्ष। तुम ये सब क्या बोल रहे हो चिनाई? तुमने बिल्कुल ठीक सुना दक्ष। मैं आज तुम्हारे राजवंशी खून की बलि देकर विशेष शक्तियाँ हासिल करूंगी, जिसके बाद कोई भी मेरे आगे टिक नहीं सकेगा। अगली सुबह सूर्यवंशी राजा दक्ष की लाश मिली। रानी चिनाई जिस दिन दुल्हन बनी उसी रात विधवा भी बन गई। लेकिन राजमहल में किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगी कि चिनाई ने ही दक्ष को मौत की नींद सुलाया है। दक्ष की मौत के बाद उस दिन एक आकाशवाणी हुई, जिसे केवल चिनाई ने सुना। तूने एक पवित्र आत्मा की हत्या की है चिनाई। जल तुझे इस मासूम की बलि का फल भुगतना होगा। तेरे पाप का घड़ा भर रहा है, अपने दिन गिनना शुरू कर दे। आकाशवाणी की बातें सुन चिनाई बेचैन हो गई। उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसी वक्त चिनाई के ही साम्राज्य के पिंडारी में भी एक लड़का बदहवासी में करवटें बदल रहा था। ये लड़का सेना नायक मलिक और यशोधरा का बेटा दक्ष था, जो बचपन से ही इतना कमजोर था कि हमेशा ही बीमार रहता था। अचानक बिस्तर पर पड़े दक्ष की सांसें थम गईं और वो मर गया।
ठीक उसी वक्त अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी टिमटिमाती हुई कमरे में आई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिसके बाद यशोधरा का मरा हुआ बेटा जी उठा। उसके शरीर में 800 साल से भटक रही राजा दक्ष की आत्मा आई थी, जो एक राजवंशी शरीर पाने की खातिर इतने सालों से इंतजार कर रही थी। अगले दिन ढोल नगाड़े बजने की आवाज सुनाई दी। वो ढोल नगाड़े इस बात का संकेत थे कि भैरव के पवित्र ताबीज के लिए प्रतियोगिता कुछ देर में शुरू होने वाली है। माँ, पवित्र ताबीज के लिए प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और इस बार मैं पवित्र ताबीज हासिल करके रहूंगा। आज दक्ष की आंखों में एक अलग चमक थी। उसके इस आत्मविश्वास को देख यशोधरा चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाई। दक्ष ने अपनी माँ के साथ जैसे ही प्रतियोगिता के मैदान में कदम रखा, उसे अपने दाएं हाथ में कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपना हाथ देखा, उसकी उंगली में एक नीले रंग के पत्थर की अंगूठी थी। वो अंगूठी देख दक्ष ने खुद से कहा, ये अंगूठी मेरी उंगली में कैसे है? पिछले जन्म में भी ये मेरी उंगली में थी। हो ना हो इस अंगूठी का मेरे जीवन से कोई गहरा नाता है। मैदान में रानी चिनाई भी मौजूद थी, जो कि एक बड़े से सिंहासन पर बैठी थी। दक्ष को देखते ही चिनाई को कुछ खटका, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर चिनाई ने भानुमति को कुछ इशारा किया, जिसके बाद अचानक भानुमति जोर जोर से हंसने लगी। भानुमति कभी दक्ष की मंगेतर हुआ करती थी, पर उसने दक्ष से रिश्ता तोड़कर उसके सौतेले भाई देवदत्त से शादी करने का फैसला किया था। भानुमति ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कितने बेशर्म और ढीठ हो दक्ष। हर बार भैरव प्रतियोगिता में मुंह की खाते हो, फिर भी यहाँ मुंह उठाकर चले आए। अपनी नहीं तो अपनी बूढ़ी माँ के बारे में ही सोच लेते। कब तक उनकी बेइज्जती करवाते रहोगे? भानुमति के इतना कहते ही यशोधरा आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, अपनी हद मत भूलो भानुमति, ताकत का घमंड करना इतना भी ठीक नहीं। तो क्या करूँ काकी? क्यों अपने इस नगारा बेटे को हर बार प्रतियोगिता में लेकर आती हो? अगर इसने आज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की कोशिश की तो पहले इसे मुझसे मुकाबला करना होगा। बस बहुत बोल चुकी तुम भानुमति, आज तुम्हारी हसरत भी पूरी कर देता हूँ। चलो आ जाओ मैदान में। दक्ष के इतना कहते ही भानुमति अपनी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ी। दक्ष और भानुमति आमने सामने थे। सबको लग रहा था कि दक्ष भानुमति से मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दक्ष अब वो कमजोर दक्ष नहीं रहा। दक्ष मुकाबले में शुरू से ही भानुमति पर भारी पड़ रहा था। भानुमति बहुत ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाई और आखिरकार दक्ष ने अपनी तलवार के एक मजबूत वार से भानुमति की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए बोला, मैं निहत्थी लड़की पर वार नहीं करता भानुमति। उम्मीद है तुमको समझ आ गया होगा कि तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात है। दक्ष की तंज भरी बातें सुन भानुमति ने अपना सिर झुका लिया। वो मन ही मन खुद से बातें करते हुए बोली, दक्ष ने ये कौन सी युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया? महारानी चिनाई ने तो 100 साल पहले से इस युद्ध तकनीक पर रोक लगा रखी है। दक्ष अपनी जीत पर बेहद खुश था। यशोधरा की आंखों में भी खुशी के आंसू थे, लेकिन तभी दक्ष को अपने पीछे कोई भयावह आकृति महसूस हुई। दक्ष ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश ही उड़ गए। वो पसीने पसीने हो गया और डर के मारे कांपने लगा। उसके पैर मानो वहीं जम गए। उसके बाद दक्ष ने कुछ ऐसा सुना जिस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता है कि तू कौन है दक्ष। तूने इस भानुमति को तो हरा दिया, लेकिन तू मेरा सामना नहीं कर पाएगा। मेरे सामने तेरी कोई युद्ध कला काम नहीं आएगी। अचानक दक्ष के सामने कौन आ गया, जिसे देख वो बुरी तरह से डरने लगा। अब आगे क्या करेगा दक्ष? वो खुद को इतने बड़े खतरे से कैसे बचाएगा? दक्ष की उस अंगूठी का क्या राज था? क्या चिनाई 800 साल पुराने दक्ष को पहचान गई थी और इसीलिए उसने दक्ष को मारने के लिए किसी ताकतवर इंसान को भेजा था? चिनाई ने मैदान में दक्ष को देखने के बाद भानुमति को क्यों किया इशारा? क्या कहानी थी महारानी चिनाई की और क्या हुआ उसके साथ आगे? क्या वो क्रूर रानी राजस्थान में आज भी जिंदा है? अब आगे क्या होने वाला था महल के खुफिया तहखाने में घुसे दक्ष और उसके सभी दोस्तों के साथ? क्या आप भी जानना चाहते हैं पुराने महल की खुफिया महारानी चिनाई की पूरी कहानी? तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए भारत की सबसे खौफनाक और लोकप्रिय ऑडियो सीरीज